हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। हमारे जिसमें आपने स्टार्टिंग से देखा है हेल्थ क्या होती है, आपने बोला डिजीज क्या होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने कहा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, क्या उन्हें। तो जैसे कि कुछ चैप्टर होते हैं जिन्हें आप बचपन से पढ़ते चले आते हैं, जिनमें से एक चैप्टर ये भी है। जैसे जैसे कि आपने देखा डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जब आप क्लासेस में क्लास 8 में आपके पास एक चैप्टर आया है जिसमें आपके पास आया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो या फ्रेंड एंड फो। तो हमने बोला यहाँ पर कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे मित्र होते हैं, हमारे शत्रु होते हैं। छोटी क्लास में हमने पढ़ा था और वहीं पे आपने अलग अलग कैटेगरी बैक्टीरिया पढ़ा था, काय पढ़ी, आपने यहाँ पे एल्गी को देखा था, प्रोटोजोआ को देखा। तो अलग अलग कैटेगरी आपने देखा, हमारी हेल्प कर रहे हैं कुछ और कुछ हमें क्या दे रहे हैं यहाँ पे हम देख। इस प्रकार से आपने देखा था, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, एग्जाम्पल क्या है और ट्रांसमिट कैसे होता है, ये हमने एक टेबल के थ्रू इस लेक्चर में जाना था। नेक्स्ट हमने बात की है इम्यूनिटी के बारे में, और इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, क्या आपके पास बस आते हैं इम्यूनिटी के साथ। आपने बात की है यहाँ पर इनेट इम्यूनिटी की, और आपने बात की है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। उसके बाद हमारे पास आता है वैक्सीनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन बारे में। वैक्सीन लगाई जाती हैं, क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आया था ह्यूमन इम्यून सिस्टम को हमने जाना था, जिसमें हमने कहा कि इसमें क्या आते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन आते हैं, इम्यून सेल्स आते हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स आते हैं जैसे एंटीबॉडीज हैं, लिम्फॉइड टिश्यू आते हैं, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, आपने कहा लिम्फॉइड ऑर्गन्स, दीज आर द ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन एंड और मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फॉइड अकर्स। दे आर एज फॉलोज टू टाइप। ह्यूमन इम्यून सिस्टम में जो इम्यून ऑर्गन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी, लिम्फॉइड, सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेंगे। प्राइमरी में हमने पढ़ा था, आपने कहा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर द साइट वेयर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू बिकम एंटीजन सेंसिटिव, एग्जांपल बोन मैरो एंड थाइमस। आपने कहा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होती हैं आर द साइट वेयर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू बिकम एंटीजन सेंसिटिव। यहाँ पर लिम्फोसाइट क्या होती हैं, बनती भी हैं, मैच्योर होती हैं। जैसे बोन मैरो एंड थाइमस जो होता है, तो बोन मैरो में आपने क्या बोला, आपकी ब्लड सेल्स बनती हैं, इनमें क्या होता है, आपके लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। थाइमस में क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है। इन बोन मैरो ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड बे लिम्फोसाइट्स मैच्योर। हमने बोला यहाँ पे जो बोन मैरो होती है सारे ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होता है, बी लिम्फोसाइट यही मैच्योर हो जाती हैं। थाइमस में क्या आता है, थाइमस इज lobed organ located near the heart and beneath the breastbone. It reduced as age increased. T lymphocyte develop and mature in thymus. तो टी लिम्फो जो बी लिम्फोसाइट है वो तो बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाते हैं। टी लिम्फोसाइट एज के साथ साथ जो थाइमस है उसका चीज होने लगा, ठीक है, छोटा होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आते हैं। आपने कहा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रोवाइड द साइट वेयर अ लिम्फोसाइट इंटरेक्ट विद एंटीजन एंड प्रोलिफरेट टू बिकम अ इफेक्टर सेल। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो साइट प्रोवाइड कराते हैं जहाँ जो लिम्फोसाइट है वो इंटरेक्ट करते हैं एंटीजन से, ठीक है, और क्या करते हैं, इफेक्टर सेल बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल है स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, रेसर्स, पैचेस हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स है। यहाँ पर ये सभी क्या बनती है, इफेक्टर सेल्स बनती। नेक्स्ट हमने कहा स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड organ which contain lymphocytes and phagocytes. It acts as a filter to trap blood-borne microbes and contain a large pool of erythrocytes. Lymph nodes are small solid structure along the lymphatic system. Their functions is to trap a microorganism or other antigens that enter the lymph and tissue fluid. Mucosal associated lymphoid tissues. Malt is formed of a masses of a lymphoid tissue lining of mucosa, respiratory, digestive, and a urogenital tract. About 50% of lymphoid tissue in human body is formed by malt. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या बात की है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके बारे में हमने आपने एक रिवीजन यहाँ पर देखा है, क्विक रिवीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें कहा एलर्जी क्यों होती है। एलर्जी में हमने कहा कि यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में हमने बात की, अलग अलग टाइप के होते हैं क्या क्या, उसके बारे में भी हमने बात की, ठीक है।
ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात। प्रीवियस जो लेक्चर था आपका, सबसे पहले हमने जाना यहाँ पे एड्स के बारे में, एक पूरी साइकिल देखी, रिवाइज आपने किया था जो आप पढ़ चुके थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था इस टेबल को, और इस टेबल को नंबरिंग यहाँ पर मैं कर रही हूँ, आपको क्या करना है जल्दी से रिवाइज करना। ये टेबल को आप जितना रिवाइज करेंगे उतने अच्छे से आपको क्या होगा, यहाँ पे चीजें जो है वो समझ आएंगी और वो चीजें लर्न होंगी। क्योंकि एक बार में आपने टेबल एक बार पढ़ी आपको याद नहीं होगा, ठीक है, इट्स नॉर्मल। आपको क्या करना है, बार बार ये जो रिवीजन है वो करते रहना है। तो चलिए, सबसे नंबर 1 में हमने क्या बोला था, टाइफाइड। हमने डिजीज का नाम है टाइफाइड। कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन है, कौन कॉज करता है, साल्मोनेला टाइफी करता है, ठीक, बैक्टीरिया है, क्लियर है। फिर सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है तो क्या होता है, आपने कहा सस्ती हाई फीवर, तेज बुखार रहता है, कमजोरी रहती है, पेट में दर्द है, क्या इसके इफेक्ट क्या होते हैं, यानी कि किस वजह से यहाँ पर आपको ये आपने का इंटेस्टाइनल फंक्शन जो होते हैं, आंत संपारे होते हैं, वैसे कर देता है, इस वजह से आपको ये देखने को। सेकंड नंबर पे जो डिजीज आती है वो है निमोनिया। कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन कॉज, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इनका कॉज करता है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अपने का बुखार होता है, ठंडी, हेडेक। किस वजह से ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, आपने का जो एल्विलाई है, यहाँ पर एल्विलाई आप जानते हैं, आप हायर क्लासेस में आ चुके हैं, आप क्लास 6-7 से ही यहाँ पे एल्विलाई जो है उसके बारे में बात करने का। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। और ये जो एल्वियोलाई है इसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर होगी आपके ब्लड वेसल्स, यहाँ से आप ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, ये ऑक्सीजन को ब्लड को देगा, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे वो बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एल्वियोलाई है उसमें ऑक्सीजन भरनी है, कौन सी ऑक्सीजन, जो ये ब्लड को देगा, और ब्लड से इसमें क्या आनी है, कार्बन डाइऑक्साइड आनी है, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर यही जो बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम एल्विलाई कह रहे हैं, अगर यही क्या होंगे, आपने कहा पानी से भर जाएंगे तरह से, तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे गैस के लिए जगह नहीं बचेगी, गैस के लिए जगह नहीं बचेगी तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यहाँ पर आएंगे। पहले तो एल्विलाई पानी से भर जाता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती है, जितनी भी श्वसन संबंधी दिक्कतें हैं वो पर आती है। निमोनिया में आपने देखा होगा सांस नहीं ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा भी होगा कि किसी का निमोनिया बिगड़ जाता है तो उसे कफ की जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट है वहाँ पे। चलिए थर्ड नंबर पे आइए, थर्ड नंबर पे है कॉमन कोल्ड, जो सर्दी जुकाम है मौसमी, जो आपने देखा होगा कई बार हमें कोराइनो वायरस की वजह से होता है। क्या सिम्टम्स है यहाँ पे, नेजल कंजेशन होता है, यानी कि नाक बहती है, सौर थ्रोट हो जाता है, कफ होता है, हेडेक। क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी पैसेज को इन्फेक्ट करता है, श्वसन जो आग है उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। फोर्थ नंबर पे आइए, फोर्थ नंबर में डिजीज का नाम है मलेरिया। हमने कहा कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है यहाँ पे। और सिम्टम्स क्या है इसके, आपने कहा कि बहुत ठंड लगती है, बहुत हाई फीवर आता है, 3 से 4 दिन के गैप में फीवर आता रहता है। क्या करता है ये, आपने कहा पैरासाइट जो है लिवर में मल्टीप्लाई करता है और आरबीसी पे अटैक करने लगता है, रेड ब्लड सेल्स अटैक करने लगते हैं। चलिए फोर्थ नंबर पे आइए, डिजीज का नाम है अमीबियासिस, अमीबियो अमीबी डिसेंट्री भी कहते हैं। इसकी वजह से होता है ये, कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। ये सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की दिक्कत होती है, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द होता है, स्टूल म्यूकस एंड, तो यहाँ पे स्टूल ब्लड, यहाँ क्या इफेक्ट करता है, ये जो बड़ी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्ट करता है, प्रभावित है। 6 नंबर पे आइए, इसमें डिजीज का नाम है एस्कैरिस, ठीक है। किसकी वजह से होता है, एस्कैरियासिस है डिजीज का नाम, एस्कैरिस की वजह से ये होता है। सिम्टम्स है इंटरनल ब्लीडिंग, यानी कि आंतरिक रक्तस्राव होने लगेगा, मसल्स में पेन होने, बुखार आता है, और एनीमिया की प्रॉब्लम की वजह से ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। आपने कहा इन्फेक्टेड थ्रो कॉन्टैक्ट, अच्छा यहाँ पर आपको ये बोला गया कि किसकी वजह से ये आपको बताया गया, ठीक है। जो 7 पॉइंट पे आइए, जिसमें का नाम है एलिफेंटियासिस, जिसको डायरियासिस भी कहते हैं, और हाथी पाँव, जिसमें हाथी पाँव की जो दिखाया गया है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो है वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी। और सिम्टम्स क्या होते हैं, जो यहाँ लिम्फ होता है, जेनाइटल ऑर्गन होते हैं, पैर होता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा। क्यों ये ऐसा होता है, इफेक्ट क्या होते हैं इसके, आपने कहा लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से, और वहां पर ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं, वजह से ये लिम्फ है वो ब्लॉक हो जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, लिम्फ और
यहाँ पर हाथी पाँव आपको देखने को मिलता है। लास्ट जो पॉइंट है उसमें देखिए डिजीज नाम है रिंग वॉर्म, कैजुअल ऑर्गेनिज्म, फोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है, यहाँ पे जो स्किन है वो ड्राई होने लगती है, आपको सर्कल जैसे वजह से होता है, ये स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, नेल स्कैल्प में भी इन्फेक्शन। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 या 2 या 3 बार पढ़ने से ज़रूरी नहीं है आपको ये टेबल है वो लर्न हो जाएगी, लेकिन आपको क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। प्रीवियस लेक्चर में आपने टेबल को पढ़ा है, ठीक है, आज हमने फिर से टेबल को रिवाइज किया है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, करते रहेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, कोई सा भी जो एग्जाम में, क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन भी हैं। ये जो आपका सेगमेंट आता है, ये जो आपके टेबल है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ नहीं पता होना चाहिए जिनकी बात, ये जनरल क्वेश्चन में, जनरल पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास नेक्स्ट जो यहाँ पर पार्ट आता है, बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात की है, अब हम डिजीज को पढ़ रहे हैं। पहले आपने समझा यहाँ पे कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज क्या होती है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यून ऑर्गन्स कौन से होते हैं, और हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है, ये पूरा सेगमेंट हमने देखा। हमने अब बात कर रहे हैं, हम डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने HIV वायरस के कारण होने वाला जो रोग एड्स है उसके बारे में हमने बात की है, और ये इस प्रकार की डिजीज थी जो कि क्या है, कम्युनिकेबल है, यानी कि जो ट्रांसफर होती है। कम्युनिकेबल नहीं कहेंगे, हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसफर होती है। ऐसा नहीं है कि किसी के कांटेक्ट में आने से ही वो फैल रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिससे वो फैल रहा था, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स से, जैसे सेम सिरिंज शेयर करने से, जैसे कि इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसके ब्लड डोनेट करने से। इन तमाम जो हमारे पास क्या आते हैं, रीजन आते हैं जिसकी वजह से एड्स फैलता है। एड्स जो है यहाँ पर वो क्या है, एक फैलने वाली बीमारी है। सेकेंड टाइप की जो डिजीज हमारे पास आती है वो हम कहते हैं कैंसर। सबसे पहले तो कैंसर के बारे में ये जाने कि कैंसर ट्रांसफर नहीं, जेनेटिक भी नहीं, क्लियर है इतना। कैंसर क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेंगे। चलिए, अब देखिए, कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded disease of human beings and is a major cause of death all over the। आपने कहा कि जो कैंसर है वो आज की डेट में आप देख रहे हैं कि बहुत लोगों को कैंसर हो रहा है, और सबसे ज्यादा रीजन जो डेथ का है वो है कैंसर पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट हमने बोला है, नॉर्मल सेल्स शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय virtue of which contact with other cells inhibit their uncontrolled growth। आपने कहा सेल्स जो होती है, कोशिका है, कोशिका इस प्रकार से एक दूसरे से प्रकार से है, इनमें एक फिनोमेना देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है कि यहाँ पर ये क्या करेगा, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उसे क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। सेल डिवाइड होती है, उनमें ग्रोथ होती है, कोशिका विभाजन होगी, उनमें क्या होगी, वृद्धि। लेकिन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होती, हम क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को यह क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। कैंसर सेल्स लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। तो हमने क्या बात की है, हमने कहा नॉर्मल सेल शोज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय अ virtue ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद ईच अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। जब भी कॉन्टैक्ट में आते हैं तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, रोक देती है। कैंसर सेल्स जो होती हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती, मीन्स कि यहाँ पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती रहेगी। कॉजेज ऑफ कैंसर के बारे में अगर हम बात करें कि क्या क्या कॉजेज होते हैं कैंसर के, तो आपने कहा कैंसरियस न्यूप्लास्टिक सेल्स में बी induced by a physical, chemical and biological agents called a carcinogen। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं कि सेल को, एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कर, अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल जो यहाँ पे फैक्टर हो सकते हैं, केमिकल जो चीज़ें हो सकते हैं, या बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं जो कि कैंसर को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम कैंसर के बारे में बात करें, तो अगर हम बात करें फिजिकल में, क्या हमने बोला है, हमने कहा कि जो यहाँ पे यूवी लाइट्स आती है, आपने देखा होगा कि जो ओजोन परत है, ओजोन क्या करती है, यूवी लाइट से हमारी रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करती है। अगर जो यूवी रेडिएशन है वो डायरेक्टली हमारी स्किन पे पड़ते हैं तो कैंसर, तो ये किसकी में आएगा, ये फिजिकल जो यहाँ पे तरीके हैं या जो फिजिकल फैक्टर है उसकी वजह से कैंसर हो। अब आते हैं केमिकल। आपने कहा जो केमिकल्स होते हैं, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, तंबाकू, तंबाकू चबाने से, क्योंकि केमिकल है, तंबाकू चबाने से जो माउथ है, माउथ का कैंसर हो सकता है।
में केमिकल होता है और वहाँ पर वो क्या कर रहा है, कार्सिनोजन काम, या बायोलॉजिकल एजेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं, और क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसे चेंज एबनॉर्मल, बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हुए जो एबनॉर्मल है, जो क्या करते हैं एज अ कार्सिनोजन। कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड अ ऑन्कोजेनिक वायरस हैव अ जीन कॉल्ड अ वायरल ऑन्कोजीन। कैंसर जो जिस जीन की वजह से होता है वो है यहाँ कैंसर कॉजिंग वायरसेस को हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं। ठीक है, उनमें क्या होते हैं, एक सेल होती है, ठीक है, कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन। इनमें एक जीन होता है, हम क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन कहते हैं। Several genes called a cellular oncogene और a proto, आपने कहा बहुत सारे जो यहाँ पे जीन्स होते हैं क्या कहते हैं, सेलुलर ऑन्कोजीन। सेवरल जीन्स कॉल्ड अ सेलुलर और proto oncogenes have been identified in normal cells which when activated under certain conditions would lead to oncogenic transformation of the cell। आपने कहा कि यहाँ पर ये नॉर्मल सेल में पाए जाते हैं ऑन्कोजीन, लेकिन अगर कुछ एक्टिविटीज की वजह से ये एक्टिव हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ जो नॉर्मल सेल है उसे कैंसर के सेल में कर देते हैं। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर डिटेक्शन कैसे होता है, कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन द biopsy and a histopathological study of the tissue, blood and bone marrow. Test for increased cell counts. Radiography, CT यानी कि computed tomography, MRI, magnetic resonance imaging are very useful to cancers of internal organs। में आपको इंफॉर्मेशन मिली है कैंसर जो है क्या होता है, कैंसर के कॉज क्या होते हैं और कैंसर के डायग्नोसिस किस प्रकार से की जा सकती है। हमारे पास आते हैं जैसे कि आपने कहा बायोप्सी आती है, ठीक है, बायोप्सी आती है और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू, ब्लड एंड बोन मैरो आता है। टेस्ट फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट आता है यहाँ पे कि जो सेल काउंट है वो कितनी इंक्रीज हुई है। यहाँ पे रेडियोग्राफी आती है, सीटी यहाँ पे आता है या एमआरआई आता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, तरीके होते हैं जिससे कि कैंसर को डायग्नोस यहाँ पर किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन्हें आप लोग एक बार चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स हमारे पास आते हैं नॉर्मल सेल के और कैंसर सेल के यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो आप कॉलम देखिए, ये नॉर्मल सेल का कॉलम है, ये है यहाँ पे कैंसर सेल का कॉलम। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, यहाँ फंक्शन है, सेल टाइप की बात करेंगे, यहाँ पे कम्युनिकेशन किस प्रकार से करते हैं, एडेशन एंड इन्वेशन कैसे होते हैं, कैसे ये क्या होते हैं अटैच यहाँ पर होते हैं, स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे और सिग्नल रिकॉग्निशन की हम बात करेंगे। मॉर्फोलॉजी से अगर हम स्टार्ट करें, हमने बोला नॉर्मल सेल हैव यूनिफॉर्म शेप एंड साइज। यहाँ पर जो नॉर्मल सेल होती है उसमें समान एक जैसे क्या होती है, शेप एंड साइज रहती है। आपने कहा अगर एक टिश्यू है, ठीक है, तो टिश्यू में जितने भी जो सेल्स होंगे उनका जो साइज होगा वो यूनिफॉर्म होता है, उनका जो साइज और शेप है वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म। कैंसरियस सेल में हमने क्या बोला, आपने कैंसर सेल हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ साइज एंड शेप। जो कोशिकाएं हैं वो अलग अलग शेप की हैं, अलग अलग वैरायटी की वहाँ पे होती हैं। द न्यूक्लियस हैव इरेगुलर स्ट्रक्चर एंड हैव अ रिलेटिवली स्मॉल साइटोप्लाज्म। जो यहाँ पे न्यूक्लियस है उसका क्या होता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, और साइटोप्लाज्म जो है वो कैसा होगा, स्मॉल होगा। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन एंड सेल डेथ। जो प्रजनन है वो कैसे होता है, या जो सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेल की डेथ कैसे होती है। बेसिकली आप फॉर्मेशन और डेथ के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मल सेल में हमने क्या बोला, आपने कहा सेल स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन टू मच ऑफ इट्स काइंड आर प्रेजेंट। आपने कहा एक कोशिका, एक सेल में डिवीजन हो रहा है, होते चले जा रहा है, ऐसे नहीं कि लाइफ टाइम में उसमें डिवीजन होता ही रहेगा। जब बहुत डिवीजन, उसकी बहुत सारी कॉपी बन जाएंगी, उसके बाद क्या होता है, जो सेल है वो डिवाइड होना बंद कर देती। ठीक है, देखिए जो सेल है अकॉर्डिंग टू एज, तो सेल की जो एज होगी एक एज के बाद वो क्या, ठीक है, दी सेल्स ग्रो एंड डिवाइड इन अ कंट्रोल्ड मैनर एंड फॉलो अ प्रेडिक्टेबल लाइफ साइकिल। आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, कंट्रोल्ड मैनर में ग्रो होते हैं और डिवाइड करते हैं। नियंत्रित वे में क्या करेंगे, ये ऐसा नहीं कि कितनी भी सेल बन रही, क्या वो कंट्रोल्ड मैनर में। नॉर्मल सेल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ अपोजिटोसिस, सेल्फ डिस्ट्रक्शन
इफ दे डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज एंड डैमेज इन देयर ऑर्गेनिज्म। आपने कहा अगर यहाँ पे कोई सेल में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ये जो सेल है वो क्या हो जाती है, डैमेज। ये तो बात हुई नॉर्मल। अब बात करते हैं यहाँ पर कैंसर सेल की। कैंसर सेल में क्या होता है, आपने कहा कैंसर सेल डोंट स्टॉप ग्रोइंग रिजल्टिंग टू अपीयरेंस ऑफ और ट्यूमर। आपने कहा जो कैंसरियस सेल है वो डिवाइड होना बंद नहीं करती, उसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहेगी, लगातार वो विभाजित होते रहेंगे और एक ट्यूमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ट्यूमर क्या होता है, क्लस्टर ऑफ अ म्यूटेंट सेल्स। इस सेल का एक गुच्छा। आपके पास एक आता भी कि हर प्रकार का ट्यूमर कैंसर नहीं होता, आपसे पूछा भी जाता है कि हर प्रकार का जो ट्यूमर नहीं होता है, लेकिन कैंसर सेल में भी सबसे पहले क्या बनेगा, ट्यूमर बनेगा, यानी कि क्लस्टर ऑफ म्यूटेंट सेल जाती है। म्यूटेंट सेल का मतलब है वो नॉर्मल सेल नहीं है, उनमें म्यूटेशन हुआ है, यानी कि उनमें कोई ना कोई चेंज वहां पर है, वो नॉर्मल सेल से क्या है, अलग है। अब आते हैं कम्युनिकेशन पे, इस प्रकार से यहाँ पर ये करते हैं। तो हमने कहा नॉर्मल सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। यहाँ पर ये किसी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, कार्य के लिए कम्युनिकेट करते हैं। कैंसर सेल में हमने कहा कैंसर सेल डू नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार से कम्युनिकेट नहीं करते। अब आते हैं एडेशन एंड इन्वेशन पे। आपने कहा जो नॉर्मल सेल है, दीज सेल्स हैव एक्सटर्नल मेम्ब्रेन दैट अलाउ देम टू बॉन्ड विद अदर सेल। जो यहाँ पे नॉर्मल सेल होती है उनमें एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है जो कि किसी दूसरी सेल से अटैच होने के लिए क्या करती है, यहाँ पर एक बॉन्ड बनाती है। ठीक है, एक बॉन्ड बनाने के लिए अलाउ करती है। इसलिए क्या होता है, कैंसर सेल्स लूज द मॉलिक्यूल्स दैट कीप सेल्स बॉन्डेड टुगेदर। आपने कहा कि ये वो मेम्ब्रेन खो देते हैं जिससे कि एक दूसरे के साथ क्या रहें, अटैच रहें, एक दूसरे से जुड़े हुए रहें। Cells have the ability to invade or spread to other parts of the body by traveling through the bloodstream or the lymphatic system, metastasis। ठीक है, आपने कहा ये जो सेल्स होती हैं, कैंसर सेल्स होती हैं, इनमें एबिलिटी होती है कि ये ट्रैवल करती हैं ब्लड के थ्रू या फिर किसके थ्रू, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। तो ये क्या करती हैं, जो ब्लड होता है ब्लड में ट्रैवल कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। जब ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रैवल करेंगे तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, आपने कहा इन्फेक्शन को स्प्रेड कर लेती है, फैला देती है। स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें, आपने कहा नॉर्मल सेल्स स्टार्ट आउट एज इमेच्योर सेल्स एंड मैच्योर विद सर्टेन स्पेशलाइज्ड फंक्शन। आपने कहा जो नॉर्मल सेल है उसकी शुरुआत होती है इमेच्योर सेल से, जैसे जैसे वो मेच्योर होगा, जैसे जैसे परिपक्व होगा, अब वो किसी स्पेशल फंक्शन, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए क्या होगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कैंसर सेल की बात करें, आपने तो कैंसर सेल डू नॉट मेच्योर एंड अंडरगोज एपोप्टोसिस इंस्टेड ऑफ सेल्स बिकम मेच्योर ओवर टाइम। आपने कहा कि जो कैंसर सेल है वो मेच्योर नहीं होती हैं, यहाँ पर कैंसर सेल्स आर प्रिमिटिव एंड दे डोंट हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन। हमने कहा कि ये क्या होती है, प्रिमिटिव होती है और इनका कोई विशिष्ट कार्य यहाँ पर नहीं होता है कैंसर सेल। ठीक है, सिग्नल रिकॉग्निशन की अगर हम बात करें, आपने कहा नॉर्मल सेल्स रिकॉग्नाइज सिग्नल। नॉर्मल सेल्स है वो सिग्नल को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। कोई भी सिग्नल, आपका हार्मोनल सिग्नल अगर वहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, या आपके सेंस ऑर्गन जो है वो सिग्नल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। दे नो व्हेन देयर आर इनफ न्यू सेल्स एंड स्टॉप डिवाइडिंग। यहाँ पर जो नॉर्मल सेल है वो सिग्नल को देखती है और वहाँ पर पता चलता है उन्हें, या वो उसी के अकॉर्डिंग काम करती है कि कितना डिवाइड करना है, कब डिवाइड करना है, या कब डिवीजन को स्टॉप करना है। अगर हम कैंसर सेल की बात करें तो आपने कहा कैंसर सेल डू नॉट रिकॉग्नाइज सिग्नल्स, हैंस दीज सेल्स इरेक्टली रिप्रोड्यूस म्यूटेड सेल्स। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, ये सिग्नल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, इसीलिए कंटिन्यू क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करते रहेंगे और नई जो कैंसर सेल है उनका फॉर्मेशन करते रहेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है यहाँ पर एक नॉर्मल सेल और एक कैंसर। एक बार आप लोग चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आपने कहा कैंसरियस सेल्स continue to dividing giving rise to a masses of cells called tumors. There are two kinds of tumors, दो प्रकार, benign tumors and a malignant tumors। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा जो benign tumors होते हैं, जो malignant tumor होते हैं, दोनों में डिफरेंस पहले बोला गया, it remains confined to the affected organ, और malignant में हमें बताया गया है it also spread to other organs। ठीक है, हमने कहा कि ये अफेक्टेड ऑर्गन में बनता है, ये क्या होता है, स्प्रेड भी हो जाता है
नेक्स्ट हमने कहा रेट ऑफ ग्रोथ इज यूजुअली स्लो, इसकी जो ग्रोथ रेट होती है वो स्लो होती है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है रेट ऑफ ग्रोथ इज यूजुअली रैपिड, यानी कि यहाँ पे रैपिडली ये क्या करते हैं, ग्रोथ होते हैं, ठीक है। देयर आर नो लेटेंट स्टेज, यहाँ पे लेटेंट स्टेज कोई नहीं है, और यहाँ पे क्या है, लेटेंट स्टेज होती है। इट कॉज लिमिटेड डैमेज टू द बॉडी, ये क्या करता है यहाँ करेगा, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है द कैंसर सेल्स माइग्रेट टू अदर साइड्स ऑफ द बॉडी, और ये स्प्रेड करेगा ज़्यादा होगा। इज नो मेटास्टेसिस, और यहाँ पे क्या होता है, मेटास्टेसिस यहाँ पर होता है। इट इज़ नॉन कैंसीरियस है, और ये क्या है, कैंसीरियस। तो हमने यही बोला था कि हर एक जो ट्यूमर होता है वो कैंसीरियस नहीं होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ टेस्ट किए जाते हैं नॉन कैंसर है। यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होते हैं, अगर हम देखें तो हमने कहा सर्जिकल होता है, कैंसीरियस टिश्यूज आर सर्जिकली रिमूव, ठीक है, या रेडियो थेरेपी होती है, ट्यूमर सेल्स आर इरिटेटेड लीथली बाय रेडिएशन से, या कीमोथेरेपी होती है जो आपने काफी बार सुना होगा, ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसीरियस सेल्स बट शो साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, एनीमिया एक्सेट्रा। इम्यूनोथेरेपी होती है जिससे पेशेंट्स आर गिवन विद अल्फा इंफेरॉन विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प्स इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो ये कुछ ट्रीटमेंट होते हैं कैंसर के, जो कि यहाँ पर कैंसर के पेशेंट दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ और डिजीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे, आपको ये समझना है कि जो डिजीज़ है वो कैसे स्टार्ट होती है, कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल है, और स्प्रेड हो रही है तो किस प्रकार से स्प्रेड हो रही है, इस प्रकार के बारे में, आप कैंसर के बारे में आपको और डिटेल में समझना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे, जितना कि इनफ है अभी के लिए, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, आगे का जो सेशन है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका